मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उस रोज़ उसने एक बुलंदेजी औरत पेश कर दी जिसने कंपनी कमांडर को ये बयान दिया कि नाइक अख्तर हुसैन बस्ती के मशकूक इंडोनेशी मुसलमानों के घरों में जाता है और उन तक खबरें पहुँचाता है। असल बात यह थी कि अब्दुल अजीज़ ने खुशामद और चापलूसी के ज़रिए और चर्ब ज़ुबानी से अख्तर हुसैन के खिलाफ बड़ा संगीन केस बना दिया था और गवाहों के तौर पर इस बुलंदेजी औरत के अलावा अपनी कंपनी के 3 जवान भी पेश कर दिए थे। अख्तर हुसैन दूसरी कंपनी में था। उस कंपनी कमांडर तक ये चार्जशीट पहुंची और अख्तर हुसैन को मुलजिम के हैसियत से कंपनी कमांडर के सामने खड़ा कर दिया गया। अख्तर हुसैन ने अपना सही बयान दिया और ये भी कहा कि वो 3-4 जवानों को पेश कर सकता है और इंडोनेशी बस्ती में वो इस लड़की को भी ढूंढ सकता है। वो नहीं जानता कि इस लड़की का घर कौन सा था। अंग्रेज़ इंसाफ करने वाली कौम थी। उन्होंने उन 3-4 जवानों को बुलाया और जो नाइक अख्तर हुसैन के साथ थे उन्होंने बिल्कुल सही गवाही दी और फिर अख्तर हुसैन ने यह भी कहा कि साहिब बहादुर उस मौका पर चलो और वहाँ की ज़मीन देखो जिस पर हमारी लड़ाई के निशानात मौजूद होंगे। कंपनी कमांडर ने उसे कुछ डांट डपट की और उसे झूठा साबित करने की कोशिश की ताकि सच्ची बात सामने आ जाए। अख्तर हुसैन ने बड़ी दलेरी से कहा कि साहिब बहादुर मैंने सच बोल दिया है और अगर मुझे सज़ा दी गई तो फिर मैं इंडोनेशी गुरीलों के साथ हूँ और अपने इस बटालियन पर लानत भेजूँगा। ये हकीकत है कि अंग्रेज़ को सच बहुत पसंद था। इन्हें एक बार पता चल जाता कि किसी ने इनके आगे झूठ बोला है और अपना मतलब निकाला है तो फिर वो उसे इंतहाई सज़ा देते थे। बहरहाल अब्दुल अजीज़ तो बड़ा ही चालाक और काया आदमी था। उसने ये केस कमांडिंग ऑफिसर तक पहुंचा दिया। उसकी अपनी इतनी अथॉरिटी नहीं थी कि खुद अंग्रेज़ कमांडिंग ऑफिसर तक पहुंच जाता। कंपनी कमांडरों के ज़रिए केस कर्नल तक पहुंच गया और कर्नल ने बाकायदा इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। आखिर फैसला अख्तर हुसैन के हक़ में हो गया, लेकिन इसे ये भी कहा गया कि आइंदा उसने किसी सीनियर ओहदे के आदमी पर हाथ उठाया तो उसका कोर्ट मार्शल किया जाएगा। हमें तो ये तवक्को थी कि अख्तर हुसैन का कोर्ट मार्शल हो जाएगा और अगर ना हुआ तो कमांडिंग ऑफिसर उसे कुछ न कुछ सज़ा देगा, लेकिन बचाव हो गया। अब्दुल अजीज़ की ये बहुत बड़ी शिकस्त थी। उसने अख्तर को धमकियाँ देनी शुरू कर दी कि अब वो उसको नहीं छोड़ेगा। इसकी एक धमकी ये थी कि वो उसे गोली मार देगा या मरवा देगा। वहाँ किसी को गोली मारना या मरवाना कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं आपको ऐसे वाक़यात सुना चुका हूँ। अब्दुल अजीज़ ने यह भी कहा था कि वो नाइक अख्तर हुसैन पर ऐसा केस बनवाएगा कि उसे सर्विस से डिस्चार्ज किया तो उसकी नाइकी भी नहीं रहने दूंगा। अब्दुल अजीज़ को अपने ओहदे पर नाज था और उसकी असल ताकत तो ये थी कि वो पक्का बेगैरत था और अफसरों की जूतियाँ चाटता था। अगर आप फौजी सर्विस के माहौल को नहीं जानते तो आप कुछ नहीं सकते, कुछ समझ नहीं सकते कि एक दर्जा ऊपर ओहदे वाला आदमी नीचे दर्जे के ओहदेदार को कितना और किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है। अंग्रेज़ अफसर सच्चे आदमी को पसंद करते थे या नहीं, ऊपर अल्लाह की ज़ात थी और झूठे बदकार को एक न एक दिन ज़रूर पकड़ता है। मैंने पिछले एक बाब में बताया कि वलंदेजी औरतों में पेशावर तवाइफें भी शामिल हो गई थी जिनके अंदर बड़ी ख़तरनाक बीमारियां थीं। मैंने ऐसी 2 बीमारियों के नाम भी लिखे थे। एक है आतशक और दूसरी है सुजाक। ये बीमारियाँ कुछ फ़ौजियों में पैदा हो गई थी। ये उन्हीं फ़ौजियों को लगी थी जो अब्दुल अजीज़ की तरह बदकारी के आदी हो गए थे। जिस फौजी को बीमारी लगती ये उसका जुर्म तस्वुर किया जाता था, जिसका मतलब ये जाता था कि वो गलीज़ औरतों के पास जाता है। उसका इलाज तो होता था लेकिन इसकी कुछ सज़ा भी मुकर्रर थी। उसे सेल्फ इन्फेक्टेड इंजरी या उसकी कोई ऐसी ही बीमारी कहते थे। ये बीमारी अब्दुल अजीज़ को लग गई। ये थी सुजाक। पहले तो वो इस बीमारी को छुपाता रहा। जो फौजी इस बीमारी में मुब्तला होते हैं वो इस तरह करते थे, बीमारी को छुपा लेते थे और चोरी छुपे इलाज कराने की कोशिश करते थे जो नहीं होता था। अब्दुल अजीज़ तो हवालदार मेजर था, इसलिए उसे अपनी इज्जत और ओहदे का ज़्यादा ख्याल था, लेकिन बीमारी को इससे कोई गर्ज नहीं थी कि इस शख्स का ओहदा क्या है। छुपाने का नतीजा ये हुआ कि बीमारी अंदर ही अंदर फैल गई और जड़ पकड़ गई। अब्दुल अजीज़ शराब का आदी भी था। ये बीमारी अंदर ही अंदर रहती है। शराब ने और इस बीमारी ने अब्दुल अजीज़ को गिरा दिया। फिर भी उसने बीमारी को छुपाने की कोशिश की। अब्दुल अजीज़ रोज़ बरोज़ कमज़ोरी होता चला गया और चंद दिनों में नौबत यहाँ तक पहुँची कि वो एक रोज़ चलते चलते गिर पड़ा। तब सबको पता चला कि इसका अंदर से क्या हशर हो रहा है। उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जब उसकी हालत देखी तो अब्दुल अजीज़ से कहा कि तुम अब किसी काबिल नहीं रहे और ये बीमारी लाइलाज हद तक पहुँच चुकी है। डॉक्टर ने इसे ये कहा कि अगर तुम अपने वतन और घर पहुँच गए तो अपनी बीवी और बच्चों से दूर रहना, वरना वो भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाएंगे। फिर देखिए अल्लाह ने उसे क्या सज़ा दी। मैं तो कहता हूँ कि बदकार औरतों के पास जाना और उनके साथ तल्लुकात रखना तो गुनाह था,
لیکن عبدالعزیز کا اصل گناہ تھا کہ اس نے ایک مسلمان لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالا، وہ لڑکی بھی وہ جو اللہ کے نام پر کافروں کے خلاف لڑنے والی تھی۔ ایک روز پتہ چلا کہ عبدالعزیز کے سارے جسم پر پھنسے سی پھوٹ آئی ہیں اور اس کے قریب جاؤ تو بدبو آتی ہے۔ میں نے ایک روز اسے اسپتال کے خیمے میں جا کر دیکھا تو وہ لاش بنا ہوا تھا، اس کے چہرے پر بھی موٹی موٹی پھنسیں نکل آئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر اس کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن اس کے ہونٹ ہلے اور آواز نہ نکلی۔ میں واپس آیا تو 3 گھنٹوں بعد اطلاع ملی کہ عبدالعزیز تڑپ تڑپ کر مر گیا ہے۔ اسے وہی کیمپ سے دور دفن کیا گیا۔ نماز جنازہ کا اعلان ہوا تھا لیکن بٹالین کے کئی مسلمان اس کا جنازہ پڑھنے نہیں گئے تھے۔ کوئی سپاہی مر جاتا تھا تو بٹالین کے تمام مسلمان نماز جنازہ پڑھا کرتے تھے اور ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو ضروری ہوتے تھے۔ وطن سے دور پردیس کی موت سب کے لیے بڑی دردناک ہوتی ہے، لیکن عبدالعزیز کا جنازہ بٹالین کے بمشکل آدھے مسلمانوں نے پڑھا ہوگا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔